युद्ध हाई डे स्पीच का युद्ध भी इसे कहा जाता है। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी से आप लोग मुझे बताइए। अब यहाँ पर बात होगी सर, ये युद्ध 326 बीसी में हुआ था। ये युद्ध किस किस के मध्य हुआ? तो भैया आप लोग बता देंगे सर, इसमें एक तरफ था सिकंदर, कौन था? सिकंदर था, और एक तरफ कहेंगे भैया राजा पोरस थे। कौन थे? राजा पोरस। अच्छा, राजा पोरस को राजा पुरु भी कहा जाता है। अब इसमें क्या हुआ? इनकी हार हो गई, इनकी हार हो गई। इनकी सेना में हाथी थे। कौन थे? हाथी। और इसकी सेना में घोड़े थे। ठीक है, कौन थे? घोड़े। तो ऐसा कहा जाता है कि इन घोड़ों की बदौलत सिकंदर इस युद्ध को जीत जाता है। हाथियों की स्पीड कम होने के कारण घोड़ों से ये युद्ध मतलब घोड़ों द्वारा ये युद्ध जीत लिया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा राजा पोरस। अब राजा पोरस की बात यहाँ पर हो गई। जब ये युद्ध हार गए, इनकी जीत हो गई। किसकी जीत हो गई? सिकंदर की जीत हो गई। लेकिन सिकंदर ने राजा पोरस को राजा का ही सम्मान दिया। किसका सम्मान दिया? राजा का ही सम्मान दिया। एक क्वेश्चन में पूछा गया था कि हार का कारण क्या था। ये क्वेश्चन पूछा गया, हार का कारण क्या था? तो कारण ये बताया गया कि इस युद्ध के हार का कारण था पोरस के हाथी। ठीक है, पोरस के हाथी। ठीक है, कौन थे? हाथी, जिस कारण ये युद्ध हार गए थे। ठीक है जी, जो हाथी थे इनकी सेना में, इनके कारण ये युद्ध हार जाते हैं। अब सिकंदर ही वो व्यक्ति है जिसके आक्रमण की खबर चाणक्य ने सर्वप्रथम किसको दी थी? धनानंद को। इस समय नंदवंश का शासन था। मगध साम्राज्य पे किसका शासन था? नंदवंश का शासन था। धनानंद के दरबारी हुआ करते थे, मंत्री हुआ करते थे चाणक्य। चाणक्य ने ये कहा था कि भैया हमला होने वाला है। तक्षशिला के ब्राह्मण थे चाणक्य, जिन्होंने कहा कि सिकंदर का हमला होने वाला है, उस हमले से आप सुरक्षा करिए। धनानंद क्रोधित हो जाता और कहता है कि एक मंत्री राजा को बताएगा कि उसे क्या करना है क्या नहीं करना। इसी क्रोध में आकर धनानंद राजा चाणक्य का इंसल्ट करता है, उसे पद से हटा देता है और दरबार से निकाल देता है। और वही उसका विद्रोह का कारण बना। चाणक्य ने विद्रोह किया और चंद्रगुप्त मौर्य को अपना शिष्य बनाया, और उसने बाद में धनानंद की हत्या कर नंदवंश का समापन कर दिया। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आप लोग लिखिएगा बेहतरीन तरीके से, शानदार। आगे हम बात करेंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? खारवेल के लिए, सुशर्मन के लिए, पुष्यमित्र शुंग के लिए, गोमती सातकर्णी के लिए। अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर आप लोग बताएंगे कि सर ये जल्दी जल्दी से बताइएगा कि गोमती पुत्र सातकर्णी को एका ब्राह्मण के नाम से जाना जाता है, और ये कौन था? तो ये आप कह सकते हैं कि सर सातवाहन वंश का 23वां। चलिए अभी मैं आपके समक्ष लाइव हूँ। टेक्निकल प्रॉब्लम ये हो रही है, इसे हम फेस कर रहे हैं और उम्मीद रखेंगे कि ये बहुत जल्द ही रिसॉल्व हो जाएगी। तो आप लोग भैया मेरे साथ जुड़िए, मेहनत करिए। यहाँ पर हम बात कर रहे थे भैया शुंग वंश के बारे में। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग, जिसने बृहद्रथ की हत्या की थी। बृहद्रथ कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है बाकटक साम्राज्य की महारानी प्रभावती गुप्त कुबेर नागा और की बेटी थी। देखिए हम बात करेंगे किसकी? प्रभावती की। और जो प्रभावती है, आप बताइएगा सर, जो प्रभावती है, प्रभावती गुप्ता। तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं। चलिए इसके बारे में हम डिटेल में सारी चीजों को पढ़ते हुए चलेंगे। अब आप मुझे बताइए कि सर यहाँ पर हमने पढ़ लिया प्रभावती गुप्ता कि सर ये चंद्रगुप्त सेकंड की पुत्री थी। किसकी? चंद्रगुप्त सेकंड की पुत्री थी। और चंद्रगुप्त सेकंड को हम किस नाम से जानेंगे? इसे हम विक्रमादित्य भी कहेंगे। क्या कहेंगे? विक्रमादित्य भी कहेंगे। समझ में आया आपको? विक्रमादित्य। तो इसका सही आंसर होगा विक्रमादित्य। अब यहाँ पर बात होगी सर ये किस वंश का शासक था? तो आप कहिएगा गुप्त वंश का। किसका? गुप्त वंश का शासक था, गुप्त वंश। इसका संस्थापक आप मुझे बताइएगा सर, संस्थापक कौन होगा? आप कहेंगे सर श्री गुप्त इस वंश का संस्थापक है। कौन? श्री गुप्त।
अब श्रीगुप्त के बाद कौन राजा बना था? घटोत्कच। क्या नाम है? घटोत्कच। और घटोत्कच के बाद कौन राजा बना था? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम। यहाँ पर हमने पढ़ा चंद्रगुप्त प्रथम के बाद राजा बना था समुद्रगुप्त। कौन बना था जी? समुद्रगुप्त बना। समुद्रगुप्त के बाद राजा कौन बना? चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड। और चंद्रगुप्त सेकंड के बाद राजा बना था कौन? कुमारगुप्त। कुमारगुप्त। और कुमारगुप्त के बाद भैया स्कंदगुप्त राजा बना। स्कंदगुप्त। और स्कंदगुप्त के बाद बना है भैया जिसे हम कह सकते हैं अंतिम राजा कौन था? आप कहेंगे सर विष्णुगुप्त तृतीय। किसको माना जाता है? विष्णुगुप्त तृतीय। लाइव कटे मजे से जब क्रू का म्यूजिक चले स्पॉटिफाई पे। डाउनलोड करें सरकारी योजना एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन की मदद से आप घर बैठे आयु है विष्णुगुप्त तृतीय। गुप्त तृतीय। चलिए विष्णुगुप्त तृतीय जिसे अंतिम राजा माना जाता है। तो यहाँ तक आप लोग भैया इसको फटाफट से पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 का उद्देश्य क्या है? जब हम 44 की बात यहाँ पर कर रहे हैं तो आप मुझे क्या बताइएगा? सही आंसर हमने पढ़ा है कि समान नागरिक संहिता, जिसमें सभी धर्मों को बराबर माना जाता है, किसी भी राज्य का कोई विशेष धर्म नहीं होता, जिसमें सभी लोग इक्वल होते हैं। इसको लागू करने वाला पहला राज्य था गोवा, लेकिन गोवा ने आजादी से पहले ही इस अधिनियम को लागू कर रखा था। वर्तमान की बात करें कि पहला राज्य कौन सा बना है जिसने आजादी के बाद इसको लागू किया है, वो बना है उत्तराखंड। हालांकि मोदी सरकार ने या बीजेपी सरकार ने ये बात सुचारू रूप से बोल दी है कि आर्टिकल 44 को लगभग पूरे भारत में ही लागू किया जाएगा। इसके संकेत सरकार के द्वारा दिए जा चुके हैं। इसका सही क्या होगा? आप कहेंगे भारतीय राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करना। यही इसका सही आंसर होगा। यही इसका क्या होगा? सही आंसर होगा। तो यहाँ पर हमने बात कर ली। यहाँ पर हमने क्या पढ़ा है? हमने यहाँ पर बात कर ली है कि भैया इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी से आप मुझे बताइएगा कि सर सही आंसर यही होगा। अब ये बताइए कि सर डीपीएसपी किस में आता है? ये डीपीएसपी में आता है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में आता है। तो आप मुझे बताएंगे सर संविधान के कौन से भाग में है डीपीएसपी? तो ये भाग 4 में और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक, 36 से लेकर 51 तक इसका सही आंसर होगा। हम लोग यहाँ तक बात कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से सारे पॉइंट पढ़ते हुए चल रहे हैं, तो आशा है आप लोग भी पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा द्वारा एक धन विधेयक को दिनों के भीतर या तो सिफारिशों के साथ या सिफारिशों के बिना लोकसभा में वापस भेजना अनिवार्य होता है। यदि अनिवार्य नहीं होगा, इसका मतलब यह है कि राज्यसभा किसी धन विधेयक को 14 दिन तक अपने पास रोक कर रखती है और पास नहीं करती, तो 15वें दिन तक वो अपने आप पास माना जाता है। देखिएगा आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा जी, इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो आप मुझे बता दीजिएगा कि सर इसका सही आंसर यहाँ पर हमने पढ़ लिया। अब आप कहेंगे सर धन विधेयक कौन से आर्टिकल में इसकी परिभाषा है? धन विधेयक, इसकी परिभाषा कौन से आर्टिकल में है? आप बताइएगा सर। आर्टिकल है आर्टिकल 110, ठीक है। और धन विधेयक को लोकसभा में पेश किया जाता है। सर्वप्रथम लोकसभा में किस अनुच्छेद के तहत पेश करते हैं? आप कहेंगे सर आर्टिकल है आर्टिकल 109, ठीक है। अब ये किसकी पूर्व स्वीकृति से? आप कहेंगे भैया पूर्व स्वीकृति। तो यहाँ पर आप लोग बताइएगा पूर्व स्वीकृति किसकी आवश्यकता होती है? राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से इसे पेश किया जाता है। पूर्व स्वीकृति से राज्यसभा इसे कितने दिन तक रोक सकती है? आप कहेंगे सर राज्यसभा इसे मात्र 14 दिन तक, राज्यसभा मात्र 14 दिन तक रोक सकती है, 14 डेज तक रोक सकती है, ठीक है जी, डेज तक रोक सकती है। ये आप लोग भैया यहाँ पर पढ़िए, रोक सकती है। चलिए बहुत बढ़िया, लिख लिया होगा यहाँ तक आपने। नेक्स्ट है